हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 3 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 3 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि लियोनेल मेसी ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपके लियोनेल मेसी है ना, ये अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर है। तो फुटबॉलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, लियोनेल मेसी की बात आ गई है तो देखिए 2022 का जो फीफा विश्व कप हुआ था ना, जो कि आपका यूएई कतर में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता टीम जो ये आपका अर्जेंटीना रहा था। और अर्जेंटीना के जो कप्तान है ना, ये आपके लियोनेल मेसी रहे थे। वहीं अगर बात कर ले 2022 के फीफा विश्व कप का उप विजेता टीम कौन रहा था, तो देखिए इसके जो उप विजेता टीम है ना, वो आपका फ्रांस देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब तक जो अर्जेंटीना 3 बार जो फीफा विश्व कप का जो खिताब है वो जीत चुका है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पूनिया ने जो है किस खेल में जो वो स्वर्ण पदक जीता था, यानी बजरंग पूनिया ये जो है किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पूनिया ने जो है कुश्ती खेल में जो है ये स्वर्ण पदक जीते थे। तो कुश्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि बजरंग पूनिया ने जो है कितने वर्ग फ्री स्टाइल में जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे। तो देखिए, पुरुषों के 65 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में जो है फाइनल में कनाडा के मैकलिन लालचन को हराकर जो है बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, राष्ट्रमंडल खेल की बात आ गई है तो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में प्रश्न देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में अक्सर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका जो ये आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ था, ये कौन सा संस्करण रहा था। तो देखिए, 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, ये जो आपका 22वां संस्करण रहा था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो देखिए 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में जो वो आयोजित किया गया है। और अब तक सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ये जो है किस देश के द्वारा किया गया है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सबसे अधिक 5 बार जो है ये राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी है वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, जो कि आपका 21वां संस्करण था, और ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, ये आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक जो एक बार ही जो है आपका राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया है, जो कि आपका 2010 में आयोजित किया गया था, और ये भी आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, इसमें जो है भारत के तरफ से उद्घाटन समारोह में जो है आपके ध्वजवाहक जो वो कौन रहे थे। तो देखिए, उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक है ना, ये आपके मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है, और पीवी सिंधु जो कि आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु जो है ये उद्घाटन समारोह के जो वो ध्वजवाहक रहे थे। वहीं अगर समापन समारोह की बात कर ले तो देखिए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में समापन समारोह के जो आपके जो ध्वजवाहक रही थी वो आपका निखत जरीन रही थी, जो कि मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। और सेकंड आपका कमल जो है ये आपका अंचत शरद कमल रहे थे, जो कि आपके टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। तो अगर समापन समारोह का ध्वजवाहक अगर पूछा जाए तो निखत जरीन और अंचत शरद कमल रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है आपके 4 नए खेल को जो वो शामिल किया गया था, और वो 4 नए खेल कौन कौन से थे। तो पहला आपका 3x3 बास्केटबॉल खेल को शामिल किया गया था। इसके अलावा महिला T20 क्रिकेट को जो वो शामिल किया गया था। इसके अलावा पैरा टेबल टेनिस को जो वो शामिल किया गया था, और 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल को भी जो वो शामिल किया गया था।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए पहले स्थान पे जो आपका देश रहा था ना वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने जो टोटल 178 पदक जीते थे। सेकंड स्थान पे जो आपका इंग्लैंड देश रहा था। वहीं अगर भारत की बात कर ले तो भारत जो इसमें चौथे पायदान पे रहा था। भारत ने जो टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें अगर गोल्ड की बात कर ले तो देखिए भारत के द्वारा जो है 22 गोल्ड मेडल जीता गया था। वहीं अगर सिल्वर मेडल की बात कर ले तो सिल्वर जो वो 16 जीता गया था और 23 जो वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये जो बराक ओबामा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो बराक ओबामा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो ये कौन बैठा था, यानी दिल्ली का जो सुल्तान है ना गयासुद्दीन तुगलक के बाद ये जो है कौन बना था? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है ना ये आपका 1325 ईस्वी में हुआ था। और किस कारण से हुआ था? तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है ना ये आपका लकड़ी के घर गिरने से जो है उसकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तुगलक वंश की भी जो स्थापना है ना ये आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में किया गया था। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर जो है ये इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बैठा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में जो है मंगोलों ने भारत पर आक्रमण जो है ये कितने बार किया था? तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने जो भारत पर आक्रमण है ना ये 29 बार किया था। और इसी के जो आपका अफ्रीका यात्री था ना इब्न बतूता, इसी के शासनकाल में जो है ये भारत आया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही जो है अफ्रीका यात्री इब्न बतूता जो है ये आया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुगी ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका सुगी है ना ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यक्षगान, हुतरी, कुनीथा और कारगा इन सभी जो नृत्य है ना ये कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है न्यूनतम लिंगानुपात रहा था? यानी सबसे कम जो लिंगानुपात है ना ये किस केंद्र शासित प्रदेश का रहा था? तो देखिए 2011 की जनगणना में सबसे कम जो लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा था, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जो सबसे कम संख्या है ना ये दमन और दीव यूटी का रहा था। दमन और दीव का जो आपका लिंगानुपात है ना ये आपका 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थी। तो दमन और दीव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात रहा था? तो देखिए सबसे अधिक जो लिंगानुपात है ना ये आपका पुदुचेरी का रहा था। पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है ना ये प्रति 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर राज्य की बात कर ले तो देखिए सबसे अधिक जो लिंगानुपात वाला राज्य रहा था वो आपका केरल राज्य रहा था। और ओवरऑल में भी जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला रहा था वो आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो लिंगानुपात है ना वो आपका 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात है ये आपका 1000 पुरुषों पर जो है 877 महिलाएं थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात कितना रहा था? तो ये आपका 943 या 9043 जो है ये रहा था। और 2001 में भारत का लिंगानुपात कितना रहा था? तो ये आपका 933 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल ये जो किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। और भरतनाट्यम ये जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रुक्मणी देवी अरुणडेल के पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें जो है कला के क्षेत्र में 1956 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। 1957 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो आपका मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो आपका कालिदास सम्मान दिया जाता है ये जो है 1984 में जो है इन्हें दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य कलाकार की बात कर ले जो कि आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णमूर्ति सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी अरुणडेल,
टी बाला सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, विजयंती माला, राम गोपाल लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, अनीता रत्नम, इन सभी का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जन रोजगार के मामलों में जो है अवसर की समानता को बताता है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 16 है ना ये जन रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को बताता है। तो अनुच्छेद 16 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है ये आपका समानता का अधिकार के अंतर्गत जो है ये आ जाता है। और ये जो आपका समानता का अधिकार है ना ये आपका एक मौलिक अधिकार है। अब देखिए मौलिक अधिकार की बात आ गई है तो मौलिक अधिकार जो है ये आपका संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का जो वो वर्णन किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी जो है वो दी गई है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो है हमारे मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना वो 7 थी। यानी जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी। और ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना उस समय अनुच्छेद 31 में था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से जो है संपत्ति के अधिकार को जो वो हटा दिया गया है और इसे जो है संविधान के भाग 12 और ये जो आपका अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार जो है संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका समानता का अधिकार हो गया जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। फिफ्थ आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने जो है ये किस भारतीय शासक के शासनकाल में जो है भारत का दौरा किया था? तो देखिए ये जो आपका यूनानी इतिहासकार ये जो मेगास्थनीज था ना ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि ये जो आपका मेगास्थनीज था ना ये किसका राजदूत था? तो देखिए ये जो आपका मेगास्थनीज था ना ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर प्रथम जो था ना उसका जो है ये राजदूत था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आपका प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका नामक जो पुस्तक भी है ना ये आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैसाखी का जो त्यौहार है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए बैसाखी का त्यौहार प्रति वर्ष जो है ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की जो स्थापना है ना ये कब किया गया था? तो देखिए भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ये आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना ये आपका 1 जुलाई 1862 को किया गया था। तो 1862 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में भारत में जो है अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेयर इज डीएनए फाउंड इन ए सेल यानी कोशिका में डीएनए जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो देखिए कोशिका में जो डीएनए है ना ये आपका न्यूक्लियस यानी नाभिक में जो है वो पाया जाता है। तो नाभिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नाभिक के अलावा डीएनए और जो है कहाँ पाया जाता है? तो देखिए नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो है ये आपका डीएनए पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डीएनए का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए बैटरी जो है ये आपका रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे जो है विद्युत ऊर्जा में जो वो परिवर्तित करता है। यानी बैटरी जो आपका रासायनिक ऊर्जा को
आपका जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले विद्युत मोटर के बारे में, तो देखिए विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और ये जो आपका डायनेमो है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लाइकेन, और ये जो आपका लाइकेन और ये आपका कोई जो है ना, ये किस प्रकार के वनस्पति में पाए जाते हैं। तो देखिए कोई और लाइकेन जो है ये आपका टुंड्रा वनस्पति में जो है वो पाया जाता है। तो टुंड्रा वनस्पति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दक्कन का पठार ये जो है किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए दक्कन का जो पठार है ना, ये एक आपका त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दक्कन के पठार की जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि आपका नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, इसके अलावा कृष्णा नदी, ये सभी जो है ना ये आपके प्रमुख नदियां हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जो है ये किस योजना में जो वो मिलाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को जो है यह आपका जवाहर रोजगार योजना में जो वो मिला दिया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन जो है निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, वो सीधे लोगों के द्वारा जो है वो नहीं किया जाता है, बल्कि इनका जो निर्वाचन है ना, ये आपका निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका जो निर्वाचन है वो किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य में कौन कौन आपके शामिल होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो दोनों आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो जो है भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपके भाग लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो आपके सम्मिलित होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना जो वो शुरू किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है यह आपका पुदुमाई पेन योजना जो वो शुरू किया गया है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा से 6 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्राओं को जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह जो है यह आपका 1000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1855 और 56 में इनमें से जो है कौन सा विद्रोह हुआ था। तो जहां पे ऑप्शन में आपका संथाल विद्रोह दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका संथाल विद्रोह है ना, ये आपका 1855-56 में हुआ था। तो संथाल विद्रोह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए संथाल विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या रहा था। तो देखिए इस विद्रोह का जो मूल कारण रहा था ना, वो अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों को महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार करना था। इस कारण से जो ये आपका संथाल विद्रोह जो वो किया गया था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो देखिए संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, ये आपका सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रामप्पा मंदिर ये जो किस भगवान को समर्पित है। तो देखिए अगर रामप्पा मंदिर की बात कर ले तो इसे जो है रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये जो आपका रामप्पा मंदिर है ना, ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। और ये जो आपका रामप्पा मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। तो भगवान शिव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विटामिन सी ये जो किस में पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी खट्टे जो रसदार फल होते हैं ना, जैसे कि आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, इन सभी फलों में जो है आपके विटामिन सी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका नींबू दिया गया था। तो नींबू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात कर ले तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है ना, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में ये जो कितने सालाना आय वालों से कम तक की जो है राशि पर टैक्स जो है वो माफ जो है वो किया गया है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, जो आपका 31 मार्च 2024 को जो है ये आपका जो 31 मार्च 2024 तक चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है आपके दो प्रकार के जो है आपके वित्तीय ईयर होता है। पहला जो होता है वो आपका भारत सरकार का वित्तीय ईयर होता है, जो कि आपका 1 अप्रैल से जो वो आपका शुरू होता है और 31 मार्च तक जो वो खत्म हो जाता है। सेकंड आपका जो वित्तीय वर्ष है वो आपका आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है, और आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है ना ये आपका 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल 30 जून तक जो है ये आपका चलता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले कि कितने सालाना कम राशि पर जो है कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो देखिए 3 लाख से सालाना अगर आपका कम राशि होता है ना तो आपको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 3 से 6 लाख के अंदर अगर आपका सालाना आता है तो आपको जो है 5% का जो है वो आपको टैक्स देना होगा। अगर आपका 6 से 9 लाख के बीच अगर आपका आता है तो आपको जो है 10% का जो है आपको टैक्स देना होगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आर.डी. बर्मन यानी राहुल देव वर्मन के द्वारा जो है इनमें से कौन सा गाना जो वो कंपोज किया गया था, यानी कौन सा गाना जो वो गाया गया था। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे मिले नहीं है, क्योंकि आर.डी. बर्मन के द्वारा जो है बहुत सारे सॉन्ग को जो है वो कंपोज किया गया था। तो अगर इसको आपके ऑप्शन पता है, एक तो ऑप्शन मुझे मिला था बच्चों के द्वारा जो कि आपका केसरी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका केसरी सॉन्ग है ये आपका राहुल देव बर्मन के द्वारा कंपोज नहीं किया गया है, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके अलावा 3 ऑप्शन अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जो है जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा एक थोड़ा सा अटपटा सा प्रश्न मिला था कि हाल ही में भारत में रक्षा संबंधी जो करार है ना ये किस देश के साथ किया गया है। तो देखिए एग्जैक्टली तो पूरा प्रश्न ये मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत से जो रक्षा संबंधी जो आपके साइन है ना ये मालदीव देश के साथ किया गया है। तो मालदीव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अगर ये प्रश्न पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।